हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह से स्प्रेड हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर है। ये काफ़ी ही लेंदी चैप्टर है आपका और फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें कई टॉपिक्स हैं ऐसे जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। इसके टॉपिक्स को अगर हम मेनली डिवाइड करें तो इसके मेन टॉपिक्स जो हैं वो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये फर्स्ट है जिससे यूरोप में नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई थी। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद इस फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का बनना ये कैसे हुआ। थर्ड इज़ द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, जो कि 1830 टू 1848 का टाइम पीरियड था। इसमें काफ़ी सारी रिवोल्यूशंस हुए थे, बहुत सारे विद्रोह हुए थे, कई तरह से कोशिशें की गई थी कि जो यूरोप के हिस्से हैं जहाँ पर मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ से वो रिमूव कर दी जाए, एबॉलिश कर दी जाए और उसकी जगह पर डेमोक्रेसी वर्क करने लगे। नेक्स्ट इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, इन दोनों ही कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है विजुलाइजिंग द नेशन, और फिर नेशन की को विजुअल करना, उसे एक रूप देना, ये कहलाता है विजुलाइजिंग द नेशन। एंड लास्ट इज़ नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म यानी कि जब कोई भी राष्ट्र पावरफुल हो जाता है तो वो अपने से कम पावरफुल किसी भी नेशन पर फोर्सफुली उसको अंडर कंट्रोल कर लेता है, इसको कहा जाता है इम्पेरियलिज्म। तो इस तरह से ये 6 टॉपिक्स हैं जो इस पूरे चैप्टर को डिफ़ाइन करते हैं। इस पूरे चैप्टर में आप इन्हीं 6 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में कि ये 1789 में हुआ था, लुइस 16 के टाइम पर। और इस टाइम पीरियड को ही से ही यूरोप में नेशनलिज्म का स्प्रेड स्टार्ट हुआ, एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ। और इस समय जब ये रिवोल्यूशन हुआ तो रिवोल्यूशन के क्या कारण थे, ये कारण जो थे इसमें लोगों की कुछ डिमांड्स थी। वो डिमांड्स क्या थी? लोगों की डिमांड थी कि किसी भी तरह से मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म की जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या सोशियो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट आए, और जिसको हम सिटीजन्स के द्वारा चुना जाए और जो हमेशा उनके हित के लिए काम करे। तो इस तरह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब आप मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे कि मतलब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या मेजर चेंजेस आए। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार डिफ़ाइन कर दूँ। ला पैट्री एंड ली सिटियोन, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। ला पैट्री यानी कि फादरलैंड और ली सिटियोन यानी कि सिटीज़न, कि मतलब सिटीजन्स जो हैं वो एम्फसाइज़ करना चाहते हैं यूनाइटेड कम्युनिटीज़ को, इक्वल राइट्स को, और किसके लिए? अपने ला पैट्री यानी कि अपने फादरलैंड के लिए। नेक्स्ट इज़ पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्च टू द कॉमन मैन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो पावर्स थी वो लोगों के पास ट्रांसफ़र हो गई, जो पहले मोनार्क के पास हुआ करती थी। राजा रानियों का जो डायनेस्टीज़ हुआ करती थी उनमें राजा रानियों के पास जो पावर्स होती थी वो पावर्स कहाँ चली गई? लोगों के, कॉमन पीपल्स के पास चली गई। इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, जब हम किसी भी राष्ट्र की, किसी भी नेशन की बात करते हैं तो फ्लैग एक उसका प्रतिबिंब बन के आता है कि किसी भी राष्ट्र का एक फ्लैग होता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह से फ्रांस में एक न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, और बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको छोड़कर फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। कोई भी नेशन हो तो उसकी कुछ पहचान होती है, जैसे फ्लैग है या नेशनल एंथम है या तो लैंग्वेज है या उनकी सेम हिस्ट्री है, कल्चर है, तो वो एक किसी भी नेशन की पहचान होती है। तो इसलिए फ्लैग और नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद
न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, एक नया नेशनल एंथम बना और कस्में ली गई, देश के प्रति देशभक्ति की कस्में ली गई। स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, जो स्टेट जनरल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें कॉमन पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया गया और उसको रीनेम्ड दिया गया, मतलब स्टेट जनरल ना कह के उसे नेशनल असेंबली कहा जाने लगा। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर एबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो एक ही कंट्री के अंदर कस्टम ड्यूटीज़ रखती थी, अगर आपको कस्टम ड्यूटीज़ पता होंगी तो आपको पता होगा कि किसी अदर कंट्री से जब कोई सामान आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं। तो जब एक ही कंट्री में कोई सामान यहाँ से वहाँ जा रहा तो किस तरह की कस्टम ड्यूटीज़, तो उन्हें एबॉलिश कर दिया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी, जो फ्रेंच आर्मी के द्वारा जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो फ्रांस से फिर अदर यूरोप के अदर कंट्रीज़ में ले जाया जाने लगा, फैलाया जाने लगा। तो इस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी वजह से चेंजेस आए। सबसे पहले यूरोप के फ्रांस में ही ये रेवोल्यूशन हुआ और वहीं से नेशनलिज्म जो था वो पूरे यूरोप में फैलने लगा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन सीज्ड पॉलिटिकल पावर 1799। अब क्या हुआ, उसी के जस्ट 10 ईयर्स के बाद जब लोग अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे तो इतना अच्छे से सेटअप नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके उन पावर्स को सीज्ड कर दिया और अपने हाथ में सारी कमान ले ली। तो क्या हुआ, लोगों को एक तरफ वो मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट से छूट कर आए थे और दूसरी तरफ वो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में फंस गए। तो इस तरह से नेपोलियन का जो आना था 1799 में वो एक तरह से अच्छा भी था और नहीं भी अच्छा था। तो इसकी कुछ उसके बाद नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियनिक कोड दिया था, जिसे सिविल कोड बोला जाता है। जो सिविल कोड था वो बनाया था अपने रूल ऑफ एरिया में, जिस भी एरिया में उसका रूल था उतने के लिए। तो उसमें कुछ एडवांटेज थी और कुछ डिसएडवांटेज, मतलब उसने जो रूल बनाए थे वो कुछ सिटीजन्स को अच्छे भी लगे और कुछ को नहीं भी अच्छे लगे। तो अच्छे जो थे, जैसे इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने हर व्यक्ति बराबर माना जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो कॉमन पीपल्स पीजेंट्स हो, वो सभी इक्वल माने जाएंगे। तो इक्वलिटी ये बहुत अच्छी बात थी, लोगों को ये चीज़ पसंद आई। राइट टू प्रॉपर्टी का लोगों को राइट होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपनी रख सकते हैं। इस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी लोगों के लिए प्लस पॉइंट में था। फिडुअल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। फिडुअल यानी कि ज़मींदारी, जिनके पास ज़मीनें होती थी और अपने वहाँ किसानों को से काम करवाते थे, वो ज़मींदारों का जो सिस्टम था, जिसे फिडुअल सिस्टम कहते हैं, उसे एबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दिया गया। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, यानी कि मतलब उसी गुलामी की प्रथा से, जो ज़मींदारों के पास गुलामी के तौर पर रहते थे किसान, वो उससे फ्री हो गए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, यानी कि जो ट्रेडिंग पर जो रिस्ट्रिक्शंस था वो रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ। तो ये सारे एडवांटेज थे सिविल कोड ऑफ 1804 के। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी थे, क्योंकि नेपोलियन तो डिक्टेटर था, उसने तो अपने हिसाब से रूल्स बनाए थे, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग। तो कुछ जो डिसएडवांटेज थे जो सिटीजन्स को नहीं समझ में आए, वो ये थे कि जैसे उसने टैक्सेस में इंक्रीज़ कर दिया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं थी, लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि टैक्स बढ़ गए। उसके अलावा सेंसरशिप इम्पोज्ड, सेंसरशिप यानी कि किसी भी व्यक्ति को नेपोलियन के ख़िलाफ़ बोलने का अधिकार नहीं था, वो उनके खिलाफ़ नहीं बोल सकता था। अगर कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता था तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। फोर्स्ड ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, लोगों को फ्रेंच आर्मी में फोर्सफुली ज्वाइन कराया गया। तो ये भी
उस टाइम का बहुत ही गलत था, लोग नहीं जाना चाहते थे लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा, उनको किसी भी तरह से उसमें हिस्सा लेना पड़ा, फ्रेंच आर्मी का हिस्सा बनना पड़ा। तो ये जो थे वो डिसएडवांटेज थे। तो लोगों को हर चीज़ नेपोलियन की सिविल कोड की नहीं अच्छी लगी, कुछ चीज़ें अच्छी थी लेकिन कुछ नहीं अच्छी थी। मतलब वो एक तरह से मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट से निकलकर फिर डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में फंस गए थे। ओके।